Hello students, this is the third video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो उसके 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने देखे थे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर या इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ऐसे 4 चेंजेस, ज़रूरी नहीं ये चारों के चारों चेंजेस एक रिएक्शन में दिखाई दे, ठीक। तो वो चीज़ें हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की थी। आज की क्लास फोकस करेगी केमिकल इक्वेशन क्या है। तो अगर तुम लिंक देखो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था केमिकल चेंज क्या है। उसमें बताया गया कि केमिकल चेंज जहाँ जहाँ भी हो रहा है मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसलिए फिर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे? तो उसमें जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज रेफर्ड एज केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि केमिकल रिएक्शन अगर ऐसा कुछ दिया है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने देखा है पिछली क्लास में। हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी थी, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 वो यही बात करती है कि जब मैग्नीशियम रिबन है वो एयर में बर्न करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये जो है ये रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार पूरा लिखना मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये इतना बड़ा लिखने से बेहतर है उसको शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये केमिकल रिएक्शन ही है, इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, इसको कंसाइज वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम प्लस एरो इंडिकेट करता है कि उसमें क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऐड किया ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। तुमने हीट प्रोवाइड की थी, याद है? बर्नर पे रख रहे थे मैग्नीशियम रिबन को, फ्लेम का कलर क्या हो रहा था? वाइट डेजलिंग फ्लेम, है कि नहीं? तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम नज़र आते हुए क्या बन रहा था? ऐश बन रही थी, वाइट पाउडर बन रहा था, जिसे कह रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसको हम हीट कर रहे हैं, ये रिएक्शन कंडीशन है, तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही स्टेटमेंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, ठीक। लेकिन अभी भी कंसाइज फॉर्म में लिखना है, तो और कंसाइज हो सकता है क्या? तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि मेटल्स, एलिमेंट्स को पूरा नहीं लिख के उनको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बताए थे, और फाइनली आज जो हम फॉलो कर रहे हैं वो जो IUPAC ने दिया है, नॉर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स उसने सर्टिफाई किया है वो हम यूज़ करते हैं। तो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनती है क्लास 9th में सीखा था, और इसका कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने से या बनाने से कैसे मतलब ये बनता है, तो वो बनता है बाय द वैलेंसी, है ना। तो वैलेंसीज पता होनी चाहिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी पता होना चाहिए, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे मैग्नीशियम अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम का क्या है? मैग्नीशियम का वैलेंसी है +2, ऑक्साइड -2, नंबर दोनों सेम है, कॉमन फैक्टर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1।
तो ये Mg के पास 1 जाएगा, O के पास 1 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Mg1O1। 1 को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं MgO। ऐसा क्लास 9th में सीखा था, है ना। तो वही है कि अगर मैं वर्ड को इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक, तो यहाँ पे ये और कंसाइज हो गया और हमारे लिए आसान है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी, ऐसी रिएक्शन को मैं बोलूँगी अनबैलेंस्ड रिएक्शन। पूछा क्यों, है ना। ऐसी रिएक्शन या ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम प्यार से और क्या कह सकते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं और उसका नाम है स्केलेटल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड है, क्यों अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड इसलिए क्योंकि तुम देखो यहाँ से ये वाली कौन सी साइड है, रिएक्टेंट्स की साइड है, और ये वाली कौन सी साइड है, प्रोडक्ट्स की साइड है, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे रिएक्टेंट्स में, अगर तुम देखो मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हैं, 1। इधर देखो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना है, 1, ओके। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन देखें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 1, ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा, ये इससे अगर तुम्हें याद आता है तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद आता है। तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। भले ही मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम सेम है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइड पे, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तो मास है, हमने तो नंबर ऑफ एटम्स की बात की, तो वही ना, अगर एटम्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है, 16। अगर 2 ऑक्सीजन एटम हुए तो मास टोटल कितना हुआ, 32 यू, यूनिफाइड मास। ऐसा डिस्कस किया था क्लास 9th में। तो अगर मैं बात करती हूँ रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का मास कितना है, बोला 32 यू। अच्छा, प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ही ऑक्सीजन एटम है, 16 यू। क्या मास सेम है क्या, नहीं, मास सेम नहीं है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में रिएक्शन सही है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये सही है। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को और क्या कह सकते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। पूछा बैलेंस क्यों करना है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये जो स्केलेटल इक्वेशन है, ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बोले कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो बोले वो बैलेंसिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पूछा इतने देर बाद क्यों, अभी बता दो कैसे बैलेंस करना है। तो वो बैलेंसिंग देखो, ऐसे पहले देख लो कि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है इसमें 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये जो आगे फॉर्मूला के आगे जो नंबर 2 है, ये नंबर 2 दोनों के लिए, मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अगर ऑक्सीजन एटम 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम 2 है, मैग्नीशियम एटम 2 है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम एटम 2 है। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ड इक्वेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शन को कंसाइज फॉर्म में, एलिमेंट्स और फॉर्मूला को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, पर नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट सेम, उस केस में ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक। जब हम उसको बैलेंस कर लेंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, तो वो प्रोडक्ट साइड पे जो भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं
और नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पे हैं, अगर वो दोनों साइड पे सेम है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अब तुम्हें टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो समझ आया कि भाई वर्ड इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन क्या है, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, कैसे करना है वो ठीक, पर तुम्हें पता चला होगा कि ये डिफरेंस क्या है। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसमें तुम देखो कि जो भी तुम रिएक्टेंट्स, केमिकल इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या देखेंगे कि हम लोग एक एरो लगाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया है कि अगर मैं लिखती हूँ Mg प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स MgO, ये मैंने इक्वेशन लिखा। ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इन्वॉल्व हैं इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड ऑफ एरो हमने सब्सटेंसेस को लिखा है, एंड द सब्सटेंसेस which are formed at the end of the substances which are formed at the end of the reaction, chemical reaction खत्म हो गई, उसके एंड में जो सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, जिनको हम राइट हैंड साइड ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उस सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो तुम्हें पता चला रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स, एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आता है साइन एरो। ठीक है, ये जो साइन है, एरो की जो साइन है, जो हेड है वो इंडिकेट करता है टूवर्ड्स हेड जो भी सब्सटेंसेस है वो क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो टेल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेल के साइड पे जो भी सब्सटेंसेस है वो रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट्स। मतलब एरो क्या शो करता है, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब एरो ये बताएगा कि रिएक्शन किस साइड पे या किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कि ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। अच्छा, कल को अगर ये एरो का हेड ही नहीं दिया होता, सिर्फ ऐसा लिखते हैं, मैं तुमको बोला था इक्वेशन में अगर इक्वल टू साइन डालते, तो इक्वल टू साइन डालने के बाद क्या होता, पता ही नहीं चलता कि कौन किस में से बन रहा है, MgO से Mg प्लस O2 बन रहा है कि Mg प्लस O2 से MgO बन रहा है। ये बताने के लिए हम एरो बनाते हैं कि भाई ये दोनों को जब मिलाते हैं तो ये चीज़ बनती है। ठीक, तो ये हो गया एरो का सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुई कि रिएक्टेंट्स के बारे में जाना, प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, और क्या जाना कि साइन एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट्स। अगर मैं बात करती हूँ कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, पर उनके कुछ तो स्टेट होंगे। जैसे मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड स्टेट में रिबन के फॉर्म में लिया था, तो सॉलिड स्टेट में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल s ब्रैकेट के अंदर Mg के पास में लिखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो एयर से आ रहा है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, तो स्मॉल g लिख सकते हैं। अच्छा, स्मॉल g नहीं लिखना है तो और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाइट पाउडर बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है, सॉलिड है, तो फिर से ब्रैकेट में स्मॉल s लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर उसने क्या बताया कि ये स्टेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का होता है उसको पास में ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे ये समझ आ गया सॉलिड और गैस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अगर कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, अगर पिछले क्लास वाली एक्टिविटी याद हो तो उसमें क्या था, लेड नाइट्रेट था। लेड का वैलेंसी क्या था, +2, नाइट्रेट का वैलेंसी क्या था, -1, है कि नहीं। फिर +2 इसके पास जाएगा, तो लेड नाइट्रेट जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम का वैलेंसी +1, आयोडाइड का वैलेंसी -1।
लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक, लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर की पीपीटी दे रहा था, तो क्योंकि वो येलो कलर की पीपीटी यानी कि क्या, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी कि क्या, इनसॉल्यूबल सॉलिड, क्या, इनसॉल्यूबल सॉलिड, यानी जो भी रिएक्शन मिक्सचर बना उसमें अगर ऐसा सॉलिड है जो उस रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्यूबल नहीं है, ऐसा सॉलिड जो रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्यूबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाउनवर्ड एरो शो करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कि प्रेसिपिटेट बना है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि वो सोल्यूशन के फॉर्म में। पोटेशियम नाइट्रेट का एक्चुअल स्टेट क्या है, सॉलिड, क्योंकि वो किसी में घुला हुआ है डिजॉल्व्ड फॉर्म में, इसलिए हम उसको एक्वस स्टेट लिखेंगे, न कि लिक्विड। लिक्विड तब लिखते हैं जब उसका पर्टिकुलर सब्सटेंस का ओरिजिनल स्टेट ही क्या है, ओरिजिनल स्टेट ही लिक्विड है। जैसे कि अगर तुम्हें पता हो H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है, ये वाला रिएक्शन अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड एरो से। तो ये हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में तो अपवर्ड एरो, या हम जी भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन या तो अपवर्ड एरो या तो स्मॉल जी, तो ये दोनों गैसियस स्टेट में। जब इन्होंने रिएक्ट किया तो चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा है ना, क्या हुआ, वाटर बना, वाटर कैसा है, लिक्विड स्टेट में, उसका ओरिजिनल स्टेट ही लिक्विड है। ठीक, तो इसलिए ये हो गया लिक्विड। तो मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था लिक्विड, एक्वस स्टेट और प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन में अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में तो स्मॉल s ब्रैकेट के अंदर, गैसियस स्टेट में तो स्मॉल g ब्रैकेट के अंदर, या अपवर्ड एरो, क्योंकि गैस की टेंडेंसी क्या होती है, ऑलवेज टू राइज अपवर्ड्स, ठीक है, तो इसलिए अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्यूबल सॉलिड है, तो वो डिजॉल्व तो नहीं हो रहा, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, सेटल डाउन होगा, सेटल डाउन, डाउनवर्ड्स, इसलिए डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, बाकी मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था लिक्विड और एक्वस के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों ही लिक्विड स्टेट है, लेकिन जिसका ओरिजिनल फिजिकल स्टेट लिक्विड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और जिसका जो कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि किसी में डिजॉल्व है, ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस स्टेट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या, तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और मैंने तुम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बताया। अभी तुमको क्या पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, जैसे मैं तुमको बोला था ये Mg + O2 गिव्स MgO, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड is not equal to number of atoms of oxygen on product side or on right hand side। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते थे, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को दूसरा क्या नाम था, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को प्यार से हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। और ये जो स्केलेटल इक्वेशन है इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है, हमें फॉलो करना है, हमें ओबे करना है, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट ना हो, ठीक है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग सीखने से पहले तुम्हें इक्वेशन लिखने तो आनी चाहिए, और ये इक्वेशन लिखने से पहले तुम्हें फॉर्मूला बनाने आनी चाहिए, जो 9th में सीखा था। तो मैं ये कहूँगी कि पहले तुम क्या याद करो, तुम कुछ एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स याद करो, उनकी वैलेंसीज याद करो, तो वो एक बार वैलेंसीज याद हो जाएगी तो तुम्हें फॉर्मूला बनाने आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कभी रिएक्शन में ऐसा लिखा हो कि मैग्नीशियम ने एयर के में बर्न किया, तुम बोले मैग्नीशियम Mg था कि Mn था, वो तुम्हें याद ही नहीं। ठीक है, या उसने बोला टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब तुमने मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हें याद है Mg है, ऑक्साइड में O2 लिखूँ कि सिर्फ O लिखूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है अगर नहीं क्लियर होगी तो इसमें से ये बनाना मज़ा नहीं आएगी। तो वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्बॉल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स और फिर उसके साथ साथ सिम्बॉल्स तो पता चलेगा, लेकिन उनकी वैलेंसीज पता होगी तो केमिकल फार्मूला बनेगा। केमिकल फार्मूला बनेगा तो तुम केमिकल इक्वेशन एटलीस्ट स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन तो लिख पाओगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होगी। ठीक है, तो ये कुछ तुमको
यहाँ पे एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हैं जो तुमको याद रखना है, जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन लिखा है मतलब वो गैसियस स्टेट में तो O2 लिखेंगे, लेकिन अगर ऑक्साइड दिया है तो O। एल्यूमिनियम के लिए Al, नाइट्रेट NO3, सल्फेट SO4, सल्फाइड ITE तो SO3, सल्फाइड तो S, कार्बन के लिए C, जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दोनों एसिड पिछली क्लास यानी सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जिंक ग्रैन्यूल्स जो थे वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या तो हम उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब रिएक्शन में ऐसा लिख के आया कि जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो दिमाग में आना चाहिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड बोला तो क्या होना चाहिए, H2SO4। उसके अलावा बेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ba, क्लोराइड Cl, ठीक है। लेकिन क्लोरीन, फिर से क्लोरीन है, गैस है तो Cl2, क्लोराइड है तो Cl, ठीक है। हाइड्रोजन H2, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, नाइट्रिक एसिड HNO3, आयरन है तो Fe। लेकिन अगर फेरिक, ये उसकी वैलेंसी के हिसाब से कहा जाता है। अगर आयरन का वैलेंसी +2 है तो उसे फेरस बोलते हैं, फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड बोलेंगे तो Fe3+, मतलब 3+ वैलेंसी है आयरन की, ठीक है, अगर फेरिक बोलते हैं। ऐसे ही कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर क्यूप्रस बोला मतलब +2 वैलेंसी के साथ है, क्यूप्रिक बोला तो क्यूप्रस बोला तो +1, क्यूप्रिक तो +2, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोक्साइड का OH, मीथेन CH4। मीथेन को बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी बायोगैस अगर लिख के मतलब बायोगैस के मतलब वो किसके बारे में बात करें, CH4। कभी कभी नेचुरल गैस भी बोलते हैं, तो अगर नेचुरल गैस भी कभी बोले तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकली CH4 की बात कर रहे हैं। तो मीथेन ये इसका केमिकल नेम है, CH4 का केमिकल नेम क्या है, मीथेन। लेकिन अगर बायोगैस, नेचुरल गैस ऐसा लिख के तो उसका मतलब भी CH4 की ही बात कर रहे हैं। बायोगैस और नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट CH4 ही होता है, ठीक है। तो अगर कभी केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन के फॉर्म में नेचुरल गैस या बायोगैस को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CH4। कार्बोनेट देखोगे तो CO3, बाइकार्बोनेट देखेंगे तो क्या है, HCO3, ग्लूकोज C6H12O6, ब्रोमाइड है तो Br, लेकिन अगर ब्रोमीन है तो Br2। सिमिलर देखो यहाँ पे क्लोराइड था तो Cl, क्लोरीन है तो Cl2, ब्रोमाइड है तो Br, ब्रोमीन है तो Br2। लेड मैंने बताया था Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से, आयोडाइड को I, मैंगनीज Mn, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COH, यहाँ पे कहाँ से आएगा, अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जब पढ़ेंगे तो एसिड्स के नाम के साथ उसका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH, याद कर लो अभी से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अमोनियम। अगर अमोनियम दिया है मतलब वो आयन के फॉर्म में होगा NH4+, लेकिन अगर अमोनिया गैस के फॉर्म में होती है NH3, समझ आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हैं जिनके तुम्हें सिंबल्स याद होने चाहिए, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब तुम्हें याद रखना है तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इतने तो बहुत बार काम आएंगे तो ये याद होने चाहिए। इसके अलावा तुम्हें क्या याद होना चाहिए, इसके अलावा तुम्हें वैलेंसीज याद होनी चाहिए। तो तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था आयंस के बारे में, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा थोड़ा सा ब्रीफ दिया था जब बॉन्ड एक्सप्लेन कर रही थी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम आयंस किसे कहते हैं, एटम्स जब चार्ज आता है, ठीक है। जब एटम्स पे चार्ज आता है तो ऐसे एटम्स को एटम्स नहीं कह के आयंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम पे +2 चार्ज आ गया, सोडियम पे +1 चार्ज आ गया, तो अगर मैं सिर्फ सोडियम लिखती हूँ मतलब ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब इस पे चार्ज आ जाता है या हाइड्रोक्साइड OH- चार्ज आ जाता है तो इसको एटम नहीं कह के क्या कहेंगे, आयंस। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या कहेंगे, कैटायंस। तो पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कैटायंस। नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एनायंस। ये सब 9th में पढ़ा, तो तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे सोडियम है तो सोडियम का वैलेंसी क्या है, +1, तो Na+ से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेशियम को K+, सिल्वर को Ag+, कॉपर देखो यहाँ पे 1 वैलेंसी तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूपरस, ठीक है। अमोनियम है तो क्या लिखेंगे, NH4+। अभी बताया था अमोनियम है तो NH4+, लेकिन अगर सोचो अमोनिया दिया होता तो क्या हो जाता, अमोनिया दिया होता तो NH3, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, अब यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव है, देखो हाइड्रोजन H+ भी हो सकता है, और अगर H- होगा तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रल। समझ आया। अगर H+ है
तो हाइड्रोजन। लेकिन अगर H माइनस है तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्राइड। ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में कि वो दोनों आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। पॉजिटिव आयंस में कंटिन्यू करते हैं, देखो ये सारे +1 वाले, अब सारे +2 वाले, तो जिंक है Zn2+, मैग्नीशियम Mg2+। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉपर +2 वैलेंसी के साथ, +1 वैलेंसी को क्या बोल रहे थे, क्यूप्रस, +2 वाली वैलेंसी को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। ठीक है, अब यहाँ देखो आयरन है, आयरन की वैलेंसी लोअर वैलेंसी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फेरस Fe2+। अगर 3+ होता है तो Fe3+ को बोलेंगे फेरिक। ठीक है, 2+ को बोलेंगे फेरस। कॉपर की लोअर वैलेंसी +1 है तो इसलिए क्यूप्रस इसे कहेंगे, क्यूप्रिक इसे कहेंगे। यहाँ पे लोअर वैलेंसी क्या है, 2 है, +2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फेरस, इसे क्या कहेंगे, फेरिक। कैल्शियम है Ca2+, लेड Pb2+, ये अभी बताया था। ठीक है, 9th में ये नहीं था। एल्यूमिनियम हो जाएगा Al3+। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना कैटाइंस। सिमिलरली एनायंस में बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा HCO3-। हाइड्रोक्साइड को OH- से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्साइड को O2-। क्लोराइड है, मैंने कहा ना क्लोराइड, अगर क्लोरीन होता तो Cl2, ब्रोमीन होता तो Br2, लेकिन यहाँ पे ब्रोमाइड है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, Br-। आयोडाइड I-। आयोडीन होता तो गैस फॉर्म में होता, I2 लिखते। ठीक है, सल्फाइड जो है वो S2-। सल्फाइड है तो SO3-। सल्फेट है तो SO4-। फॉस्फेट है तो PO4-। नाइट्राइड है तो N3-। नाइट्रेट है तो NO3-। नाइट्रेट तो हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। कार्बोनेट जो होगा वो हो जाएगा CO3-। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, सबकी वैलेंसीज याद रखनी। ये वैलेंसीज याद रखने का फायदा देखो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर तुम्हें हिंट दे रहा है उसकी फिजिकल स्टेट की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पैलेट के फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो हिंट दे रहा है कि जब तुम केमिकल इक्वेशन लिखो तो तुम क्या कौन सा स्टेट डालोगे, एक्वस स्टेट। चलो एक्वस स्टेट तो डाला, लेकिन मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा सोडियम है तो सोडियम यानी कि Na+, हाइड्रोक्साइड है यानी कि OH-, तो ये Na का हो गया +1, OH का हो गया -1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। तो ये तुमने लिखा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर ने तुम्हें बताया कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्ट्स विथ मतलब प्लस, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्लोरिक है, क्लोरिक मतलब पीछे क्लोराइड है, पीछे क्लोराइड है तो आगे हाइड्रोजन। देखो जब भी दो एलिमेंट्स है आगे वाला एलिमेंट हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड के फॉर्म में नहीं है, इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, +1, क्लोराइड है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, -1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, HCl। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा उसने क्या बोला कि वो गैशियस स्टेट में होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैशियस स्टेट में होता है उसको हमने क्या किया, पानी में डाला। कैसे डाला, जैसे सोडा वाटर बनाते हैं, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं। सिमिलरली वाटर में अगर तुमने HCl गैस को डिसॉल्व किया तो वो क्या बन जाएगा, HCl। HCl का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्टेट लिक्विड नहीं है। हम यहाँ पे L नहीं लिख के क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक, रिएक्ट किया टू प्रोड्यूस, यानी कि उसने बनाया, क्या बनाया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, NaCl सॉल्ट जो तुम खाते हो है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे बना, तो ये Na और Cl, Na का क्या था +1, क्लोराइड का क्या था -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl है कि नहीं। ये जो NaCl है हम जो खाते हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब NaCl का ओरिजिनल फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लेकिन इसने मेंशन किया है सोल्यूशन के फॉर्म में है, यानी वाटर में डिसॉल्व है, यानी कि ये एक्वस सोल्यूशन बनेगा। साथ ही क्या बन रहा है, वाटर। अब वाटर का ओरिजिनल स्टेट क्या है, लिक्विड, तो हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से। ठीक है, तो ये सब करने के लिए ऐसा इक्वेशन इसमें से बनाने के लिए, ठीक है,
तुमको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसीज पता होना चाहिए, सिम्बॉल्स पता होना चाहिए, और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक, तो अगर तुम एक बार ये सारी वैलेंसीज याद रख लो, और इससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ सिम्बॉल्स बताए थे कुछ एलिमेंट्स के, वो याद हो जाए, तो तुम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो ये लर्न करने के बाद कि केमिकल फॉर्मूलाज बनानी है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ केमिकल फॉर्मूलाज बनानी है इन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 15 तुम्हें बनाना है, 2 मैं बताऊँगी, 17 टोटल दिए हैं। ठीक है, 17 कंपाउंड्स यहाँ पे मेंशन है। तो मैं केमिकल फार्मूला 15 के बनानी है, 2 के मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की, ठीक है, तो तुम्हें याद हो कि अगर मैंने बोला, तुम्हें याद दिलाया था ना, फेरिक कब होगा, जब आयरन जो है उसकी वैलेंसी क्या होगी, +3। आयरन की वैलेंसी क्या होगी, +3। पीछे है ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन जो है उसका वैलेंसी है +3। ऑक्साइड ऑक्सीजन उसका जो वैलेंसी है वो है -2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Fe के पास चला जाएगा 2। ठीक है, ऑक्साइड के पास चला जाएगा 3, तो Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। इसी तरह अगर कोई और लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो कोई और लेते हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट में कैसा होगा, तो सोडियम जो है उस पर +1, सल्फेट जो है वो SO4 है, सल्फेट था तो SO4। अब ये मुझे कैसे याद रहा, वो तुम लोगों ने टेबल लर्न किया होगा, उसमें सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड क्या पूछा, सल्फेट, SO4। SO4 की वैलेंसी क्या थी, SO4 की वैलेंसी थी -2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखोगे तो हो जाएगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Na2SO4। तो ऐसे तुम्हें सारे दूसरे जो कंपाउंड्स है उसका ट्राई करना है, ताकि जब मैं अगली बार तुमको कुछ क्वेश्चंस दूँ, क्वेश्चंस इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें फिजिकल स्टेट आइडेंटिफाई करना है उसमें से, और ऐसा केमिकल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम कैसा इक्वेशन बना पाओगे, अनबैलेंस। ठीक है, और उस अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।